हम सबके प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है। हम सब लोग लिखते हैं पहले खूब कैल्शियम की दवा, बिना सोचे समझे कैल्शियम खूब लिखते हैं, लेकिन कैल्शियम करता क्या है और क्या काम कैसे काम करता है हमें पता नहीं। आज भी जानेंगे और आसान भाषा में जानेंगे, ये कठिन लिखे हम आसान कर पाएंगे आपको। सबसे पहले कैल्शियम 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है बॉडी के अंदर। पहला कोलोकैल्सिफेरॉल, फिर कैल्सिफेरॉल और फिर कैल्सिट्राइऑल। ये तीनों ही परिप्रेक्ष्य में हमारे अंदर होते हैं तीनों, लेकिन जो एक्टिव होता है वो कैल्सिट्राइऑल होता है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बाकी सारे उसके प्रीकर्सर हैं। जो कैल्सिट्राइऑल है उसे हम हार्मोन ही समझ सकते हैं, वो हार्मोन ही होता है बजाय कि किसी मल्टीविटामिन के या कैल्शियम फॉर्म के। जब हम बात करते हैं कैल्शियम की, वहां पे 2 चीज की बात करेंगे, विटामिन D3 की, D2 की और सन की या सूरज की। प्लांट्स के अंदर भी कैल्शियम होता है, बेसिकली उनका पूरा फिलामेंट जो है, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा जो है उनका, वो कैल्शियम से ही बना होता है, वो D2 फॉर्म में होता है, या उसके एर्गोस्ट्रॉल भी कहते हैं। हम एर्गोस्ट्रॉल कैसे यूज करते हैं, हम उसे प्लांट से बनाते हैं, ईस्ट से। ईस्ट मतलब फफूंद या दहिया जहां लग जाता है उसे बनाते हैं। हमारे अंदर जो कोलोकैल्सिफेरॉल होता है हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है, कैसे? सन को एब्जॉर्ब करके और विटामिन D3 को मेटाबोलाइज करके वो कोलोकैल्सिफेरॉल जो है हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से मेटाबोलाइज होकर वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है कैल्सिट्राइऑल में। कैल्सिट्राइऑल में मतलब कि एक हार्मोन है, ऑल मतलब कि अल्कोहलिक ग्रुप का हार्मोन है, ये फैट सॉल्युबल है। तो हमारा मतलब क्या हुआ हमारे कहने का, कि कैल्शियम जो हम खाते हैं जो उसका एक्टिव फॉर्म होता है वो अल्कोहलिक फॉर्म में फैट सॉल्युबल होता है, जो कि हमारी आंतों से एब्जॉर्प्शन के बाद निकलता है। ये बेसिक मोटी बात हो गई। अब आगे चलते हैं। हमारी आंत जो है वो जो भी हम खाना खाते हैं उससे कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करती है, रीअब्जॉर्ब करके मेटाबोलाइज करती है। समझ नहीं आया? और समझिए, हम जैसे चावल खाए, फोर्टिफाइड राइस, मतलब कि कैल्शियम फोर्टिफाइड राइस, उस चावल के अंदर कैल्शियम था, हमारी बॉडी ने सब कुछ छांटा, कैल्शियम को खींच के आंत में निकाला। अब उसके ऊपर कोटिंग की लिपिड की, ताकि चर्बी में दवा अच्छे से वो कैल्शियम अच्छे से वो घुल जाए, और फिर वो लीवर के पास आता है, और लीवर से फिर वो बॉडी वो ब्लड में घुलता है, और ब्लड उसे एब्जॉर्ब करके हमारे हमारे बोन स्ट्रक्चर में, या जहां उसकी आवश्यकता होती, अभी बोन नहीं बोलूंगा मैं, बोन बड़ा बाद में आएगा, पहले कैल्शियम समझ लेते हैं, फिर वो वहां जाता है। 2 तरह के हार्मोन्स और होते हैं जो कि कैल्शियम को मेटाबोलाइज या उसके घटने या बढ़ने को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन? थायराइड, सबने सुना है। एक और होता है उसका छोटा भाई, पैराथायराइड। ये दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं? थायराइड, इसको हम कहेंगे हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन मतलब कि ये कैल्शियम को ब्लड से निकाल के बोन के अंदर रखेगा, मतलब बोन ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करेगा और बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। और पैराथायराइड हार्मोन जो कि कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है, वो कैल्शियम को बोन से निकाल के ब्लड के अंदर ले जाएगा, मतलब हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन हो गया वो। फिर समझिए, थायराइड जो है वो कैल्शियम को ब्लड से निकाल के बोन में डालता है, मतलब बोन डेंसिटी को वो बढ़ाएगा, हमारी हड्डियां मोटी और मजबूत होंगी। वहीं पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर ले जाएगा, हमारी हड्डियां पतली और कमजोर हो जाएंगी। इन्हीं दोनों के रेगुलेशन पे, इन्हीं दोनों के बढ़ने या घटने क्रम पे हमारी बॉडी में कैल्शियम मेटाबोलाइज होता है। हम कैल्शियम की बात करते क्यों है इतना? आप समझो, घर में सरिया लगाया छत बनाने के लिए, सरिया पूरा फ्रेमवर्क संभालता है, उसका पूरा मजबूती देता है। हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में साइटोस्केलेटल फॉर्म या जो फाइबर्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो बिना कैल्शियम के बनना संभव नहीं है। और अगर सरिया कमजोर रहा तो बिल्डिंग पूरी कमजोर हो जाएगी। कैल्शियम तो रहा लेकिन वो अच्छे टाइप का कैल्शियम नहीं है, तो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी और हमारी फ्रेमवर्क हमेशा कमजोर रहेगा। इसलिए अच्छे प्रकार कैल्शियम का होना जरूरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं तो धूप लेता हूँ, मैं अंडा खाता हूँ, मुझे कैल्शियम दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए 3 कारण है। अच्छा कैल्शियम होना, बॉडी को उसे एब्जॉर्ब करना, और बॉडी को उसे प्रोसेस करना, मतलब कि उसको एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ाना कि फर्दर सर्कुलेशन में आगे जाए। ये तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये निर्भर किस पे करता है? ये सोर्स पे निर्भर करता है। जैसे समझिए, हम कैल्शियम खा रहे हैं, जैसे आज के समय में जो अंडे मशीन से आ रहे हैं, वो फिलामेंटल कैल्शियम नहीं दे पाएंगे आपको, वो केवल आप स्वाद के लिए खा रहे हो अंडे, ठीक? तो उससे आपको समस्या बढ़ेगी, इसीलिए सोर्स का इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, समझिए उनको आरए है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनकी बॉडी जिस पॉइंट पे कैल्शियम चाहिए वहां कैल्शियम पहुंच ही नहीं पाएगा, अगर पहुंचा भी तो रिसेप्टर उसको एब्जॉर्ब करेंगे नहीं। तो कैल्शियम तो है पर उसको उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, तो वो निरर्थक कैल्शियम हो गया। आगे बात करते हैं, हम कैल्शियम की और बात समझते हैं।
बहुत सारी बीमारियों में, जैसे मैं कहूँ बीपी में कैल्शियम का उपयोग है, आप मेरे ऊपर हंसेंगे कि क्या उपयोग है। एक फेनोमेना होता है हैम्बर्ग शिफ्ट। हैम्बर्ग शिफ्ट, जब ब्लड के अंदर एसिड बढ़ने लगता है तो एक कैल्शियम आयन अंदर जाता है और पोटेशियम को बाहर करता है और ब्लड के एसिडोसिस को, एसिडिक से मेंटेन करता है, एसिडिक कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। तो बीपी में भी सिग्निफिकेंट रोल है किसका? कैल्शियम का। यही नहीं, मैं आपको बताऊं, जैसे आप सब एनकाउंटर करते होंगे, जितने भी पेशेंट सीकेडी या क्रॉनिक किडनी डिजीज के होते हैं उन सबको कैल्शियम डिफिशियंसी होती है, क्योंकि हमारा किडनी जो है वो कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है। रीअब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब हुआ ब्लड के अंदर, फिर फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के पास आया, वहां भी बॉडी ने कैल्शियम को बाहर नहीं आने दिया, वहां से बॉडी ने कैल्शियम को उठा के एब्सॉर्ब कर लिया। जिनको डायबिटीज होता है लेटर स्टेज में, मतलब अंतिम समय के स्टेज में किडनी में, वो कैल्शियम ही बाहर चला आता है, तो उनका कैल्शियम हमेशा कमजोर रहेगा। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होता है हम लोग उसे हमेशा कहते हैं कैल्शियम इनको जरूर दीजिए, या हम उन्हें कैल्सीट्रायोल सीधे हार्मोन ही देते हैं खाने के लिए। अच्छा, छोटी बात भी समझ लीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आता है, कोलोकैल्सिफेरॉल आता है, ये सब कैल्शियम की फॉर्म है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, ये गैस, किसमें? खासकर डायबिटिक पेशेंट में कोलोकैल्सिफेरॉल कोई रोल नहीं है, क्योंकि किडनी तक वो पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए किडनी पेशेंट को हम कैल्सीट्रायोल के इंजेक्शन या टेबलेट्स देते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि किस किस बीमारी में कैल्शियम देना चाहिए, क्या क्या होता है। जैसे सबसे कॉमन समझिए, विटामिन डी की कमी से हमसे बचपन से पढ़ते हैं, रिकेट्स होता है। रिकेट्स सुना होगा हम लोगों ने कि विटामिन डी की कमी हो तो रिकेट्स हो गया। एक्चुअली विटामिन डी को स्पेसिफिक करते हैं, विटामिन D3 की कमी से रिकेट्स हो गया। रिकेट्स क्या होता है? बेसिकली बचपन से लेकर 4 महीने तक या उससे ऊपर के समय में बच्चे में विटामिन D3 की कमी से बीमारी होती है। इसमें होता क्या है समझिए, बच्चा तकिया लिया है, तकिए पे सर पटक रहा है अपना, सर पीट रहा है अपना, गुस्सा है बार बार उसके अंदर ना, चिढ़ रहा है, दिन भर रो रहा है। और सबसे प्रोमिनेंट फीचर जो मिलता है खासकर गांव देहात में, जहां पे प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलता, पॉट बेली बिहेवियर, पेट जो है वो कुमड़ी की तरह बाहर चलाएगा। ये रिकेट्स के प्राइमरी सिम्टम्स हैं। ठीक है, 2 बीमारियां बड़ी कॉमन चलती हैं, आप अपनी प्रैक्टिस में पाएंगे, क्वाशॉर्कर और रिकेट्स। क्वाशॉर्कर में पूरी बॉडी पतली पतली हो जाती है, लेकिन रिकेट्स में पेट एकदम तुमड़ी की तरह बाहर चलाता है। और ये जो हमारा हथेली का नीचे वाला हिस्सा होता है, बाहर जिसे कहते हैं, वो कप के शेप में बन जाएगा। हम एक्सरे कराएंगे तो हमें मिलेगा कप शेप में बना हुआ है रिकेट्स में। इसमें एक फीचर और मिलता है, सामान्यतः हम देखते हैं बच्चे को दांत जो है वो 8वें से 9 महीने के बीच में चला आता है, लेकिन जो रिकेट्स वाला बच्चा होगा उसके दांत जो है वो 2 साल के तक नहीं आएंगे, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3। और एक फीचर मिलता है उसके अंदर, आप ये पाएंगे उसके सारे माइलस्टोन डिले हो गए। जब कैल्शियम कम रहेगा उसकी बॉडी के अंदर तो उसका स्पाइन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो उसको बैठने में भी समय औसत से ज्यादा लगेगा। ये फीचर उसके अंदर मिलेगा। हम कैल्शियम की जब आगे बात करते हैं तो एक बड़ा कॉमन टर्म आता है ऑस्टियोपोरोसिस। 2 शब्द बड़े कॉमन चलते हैं जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है हम लोग को, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। पहले आर्थराइटिस समझ लेते हैं क्योंकि छोटा है। आर्थ मतलब ज्वाइंट और राइटिस मतलब सूजन। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहां जहां पे बोन के ज्वाइंट्स है वहां पे सूजन आ जाना, और जो कि चल ज्वाइंट हो, मतलब कि मूवेबल ज्वाइंट हो, वहां पे सूजन आ जाना। और ये एक्यूट कंडीशन होगी, इसमें पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग मिलेगी आपको, और ये एक्यूट कंडीशन होगी। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये बहुत ही व्यापक सब्जेक्ट है। व्यापक इसलिए है, इसमें बोन का फ्रेमवर्क, हमारी हड्डी का फ्रेमवर्क और उसका माइक्रोस्केलेटन स्ट्रक्चर, मतलब जैसे जैसे उसमें कैल्शियम भरा गया था वो सारे छेद बड़े बड़े हो जाएंगे और उसमें रखा हुआ कैल्शियम अंदर गिर जाएगा और वो वापस ब्लड में चला जाएगा और हमारी हड्डी जो है वो पतली हो जाएगी। कहां से? अपने नेक के पास से, जहां वो हड्डी शुरू हो रही है वहां से उसका नेक जो है वो पतला हो जाएगा और फिर फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली